हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व में विभिन्न प्रकार से शासन संचालन किया जाता है, जिसमें लोकतंत्र एक लोकप्रिय माध्यम है शासन संचालन का। लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वो है जिसमें जनता स्वयं शासन संचालन में भाग लेती है, और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र वो होता है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन संचालन में भाग लेती है। अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है, उनको चुना जाता है और वो चुने हुए प्रतिनिधि शासन संचालन में भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली जिसमें जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुना जाता है, वहाँ पर राजनीतिक दलों का बहुत महत्व हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे राजनीतिक दल का, जो लोकतंत्र में बहुत ही लोकप्रिय और महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में जनता प्रतिनिधियों को चुनती है और वो चुने हुए प्रतिनिधि शासन संचालन में भाग लेते हैं, शासन को संचालित करते हैं। तो इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों का बहुत महत्व होता है। साथ ही साथ राजनीतिक दल लोकमत का निर्माण करने और लोकमत की अभिव्यक्ति करने के एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। लोकतंत्र में शासन संचालन में तो राजनीतिक दलों के द्वारा भाग लिया ही जाता है, साथ साथ विरोधी दल के द्वारा शासन संचालन करने वाले दलों के ऊपर एक मर्यादित तरीके से, एक मर्यादित ढंग से नियंत्रण भी रखा जाता है। तो इस प्रकार चाहे वो शासन संचालन की प्रक्रिया हो, चाहे वो विरोधी दल की भूमिका हो, दोनों ही में राजनीतिक दलों का बहुत महत्व होता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे राजनीतिक दलों के बारे में। विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने राजनीतिक दलों को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। उनका ये मानना था कि मनुष्य एक विवेकशील प्रणाली है। हर व्यक्ति का किसी भी समस्या के प्रति अलग अलग सोचने का ढंग होता है, अलग अलग निदान करने के तरीके होते हैं। इस आधार पर जो भिन्नता होती है, इसी के साथ साथ एक विचार वाले लोगों के मतों में साम्यता भी हो जाती है। और ये जो एक मत के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और जब उनकी इच्छा अपने लोगों के साथ शासन संचालन को प्राप्त करने की होती है, तो ऐसी स्थिति में जब उनके द्वारा किसी संगठन का निर्माण किया जाता है तो उसको राजनीतिक दल कहा जाता है। अर्थात राजनीतिक दल हम उसी को कह सकते हैं जब लोगों के समूह के द्वारा शासन सत्ता प्राप्त करने का लक्ष्य हो, उसके लिए वो प्रयत्नशील हों। विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने राजनीतिक दलों को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। तो आइए कुछ परिभाषाएं हम देखते हैं। एडमंड बर्ग के अनुसार राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो किसी ऐसे सिद्धांत के आधार पर जिस पर वे एक मत हों, अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता में बंधे होते हैं। गेटल के अनुसार राजनीतिक दल न्यूनाधिक संगठित उन नागरिकों का समूह होता है जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और जिनका उद्देश्य अपने मतदान बल के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियंत्रण करना व अपनी सामान्य नीतियों को क्रियान्वित करना होता है। गिलक्राइस्ट के शब्दों में राजनीतिक दल की परिभाषा उन नागरिकों के संगठित समूह के रूप में की जा सकती है जो राजनीतिक रूप से एक विचार के हों और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य कर सरकार पर नियंत्रण करना चाहते हों। मैकाइवर के शब्दों में राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत अथवा ऐसी नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ हो जिसे वह वैधानिक साधनों से सरकार का आधार बनाना चाहता हो। अंत में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल आधारभूत समस्याओं के संबंध में विचारों की एकता पर आधारित ऐसे संगठित समुदाय होते हैं जिनके द्वारा अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए केवल संवैधानिक साधनों को ही अपनाकर शासन शक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है और जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित में वृद्धि होती है। अभी आपने कुछ विद्वानों की परिभाषाएं देखी, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए कुछ आवश्यक तत्व होना आवश्यक है, तभी हम उसको राजनीतिक दल कह सकते हैं। जिसमें पहला है संगठन, अर्थात एक ही विचार के लोग, एक ही सिद्धांत के लोग जब एकत्रित होते हैं और उनके द्वारा एक संगठन बनाया जाता है जिस संगठन की इच्छा शासन पर प्रभुत्व करने की होती है। संगठन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर किसी संगठन की इच्छा शासन पर प्रभुत्व करने की नहीं है तो उसको हम राजनीतिक दल नहीं कह सकते हैं। तो राजनीतिक दलों के आवश्यक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है संगठन, व्यक्तियों का संगठन होना। दूसरा है सामान्य सिद्धांतों की एकता। देखिए, संगठन किसी का भी हो सकता है, लेकिन जब उस संगठन में कोई सामान्य सिद्धांत होंगे कि हम इन सिद्धांतों के आधार पर शासन
पर प्रभुत्व स्थापित करेंगे और शासन का संचालन करेंगे तो उसको हम राजनीतिक दल कह सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो संवैधानिक साधनों में विश्वास। जो भी सिद्धांत हैं, जो भी नीतियां हैं, जो भी विचार हैं, अगर हम शासन सत्ता प्राप्त करके उन नीतियों को क्रियान्वित करने की इच्छा रखते हैं तो हमको संवैधानिक साधनों में विश्वास रखना होगा। अर्थात मतदान पूरी प्रक्रिया उनका जो संवैधानिक साधन है, ऐसा ना हो कि हम अपने सिद्धांतों को पूरा करने के लिए क्रांति का साधन लें या संविधान से हटकर बात करें तो हम उसको राजनीतिक दल नहीं कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों के लिए यह आवश्यक है कि उनका एक संगठन हो, दूसरा सामान्य सिद्धांतों के आधार पर वो संगठन संचालित होता हो, संवैधानिक साधनों में उसका विश्वास हो और शासन में प्रभुत्व करने की इच्छा हो। जैसा कि हर चीज़ों का कुछ ना कुछ आधार होता है, कुछ बेस होता है, इसी प्रकार से राजनीतिक दलों के भी कुछ आधार होते हैं। जैसे जो मानव स्वभाव है वो भी एक प्रकार का इसका आधार है, क्योंकि मानव स्वभाव में अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रूढ़िवादी होते हैं, जो धीमे धीमे परिवर्तन चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रगतिशील विचार के होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं जो किसी भी समस्याओं का हल अपने अपने ढंग से ढूंढते हैं। तो जो ये मानव स्वभाव है, इसके आधार पर जो साम्यता होती है, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो एक विचार के लोग होते हैं दलों का निर्माण करते हैं और जब उनकी शासन सत्ता को प्राप्त करने की इच्छा होती है तो वो राजनीतिक दल कहलाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला जो राजनीतिक दल का आधार है वो है मानव स्वभाव, क्योंकि मानव स्वभाव अलग अलग प्रकार का होता है। अलग अलग समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग तर्क होते हैं। एक ही विचार और तर्क को रखने वाले व्यक्ति एक प्रकार के संगठन का निर्माण करते हैं। दूसरा आर्थिक हित। जो आर्थिक समस्याएं हैं वो किस प्रकार से उसका निदान होगा, किस प्रकार की समस्याएं हैं, कैसे उसको हम निदान कर सकते हैं, इस प्रकार का विचार रखने वाले लोगों के समूह को भी राजनीतिक दल का आधार प्राप्त होता है। वातावरण संबंधी प्रभाव, अर्थात जो व्यक्ति जिस परिवार में, जिस समाज में जन्म लेता है वहाँ पे किस प्रकार का वातावरण है, उस वातावरण का भी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है और एक राजनीतिक दल के आधार के रूप में वो कार्य करता है। चौथा है धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाएं। अगर हम विदेशों में देखें तो वहाँ पर धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक दलों का गठन कम होता है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर भी राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं, जो इनका निर्माण होता है, उसमें मानव स्वभाव, आर्थिक हित, व्यक्ति के परिवेश, उसका वातावरण और धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाएं जो है वो कार्य करती हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा की थी कि प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत महत्व होता है। तो आइए हम ये देखते हैं कि राजनीतिक दलों का क्या कार्य है, क्या भूमिका है लोकतंत्र में। अगर राजनीतिक दल ना हो तो लोकतंत्र में क्या दिक्कत आएगी, क्या परेशानी आएगी, तो इसके लिए देखते हैं सबसे पहला काम क्या है। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य और भूमिकाओं में सबसे पहला जो कार्य है वो है लोकमत का निर्माण। देखिए ब्राइस ने कहा भी है कि लोकतंत्र को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों के द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, क्योंकि शासन प्रक्रिया, नियम इतने जटिल होते हैं कि एक साधारण जनता उसको नहीं समझ सकती है। राजनीतिक दलों के द्वारा उस जटिल चीज को सामान्य भाषा में जनता के बीच में पहुंचाया जाता है और वहां पर लोकमत का निर्माण किया जाता है कि शासन संचालन किस प्रकार से होगा। दूसरा है चुनाव का संचालन। जब छोटे छोटे देश हुआ करते थे तो उस समय व्यक्ति अपने स्वतंत्र किसी भी राजनीतिक दल के बिना अपने चुनाव को लड़ते थे और वो शासन प्रक्रिया में भाग लेते थे। लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण अब ये संभव नहीं है। अब चुनाव का संचालन राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि चुनाव में भारी खर्च होता है जो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए संभव नहीं हो पाता है। इसी के साथ साथ और विभिन्न प्रकार की जो तकनीकी चीज़ें होती हैं उनको न समझ पाना भी एक समस्या का कारण हो सकता है। तो राजनीतिक दल जो है वो चुनाव का संचालन करते हैं और चुनाव का संचालन करने के बाद सरकार का निर्माण करते हैं। जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है वो सरकार का एक हिस्सा बनता है, अर्थात उसके द्वारा सरकार बनाई जाती है। शासन सत्ता को मर्यादित करना। जो शासन सत्ता, जो दल बहुमत प्राप्त करता है वो शासन संचालन करता है और जो दल जिसको बहुमत प्राप्त नहीं होता है वो विरोधी दल के रूप में शासन सत्ता को मर्यादित करने का काम करता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी विरोध नहीं होगा, विरोधी दल नहीं होगा, तो वो जो सत्ता है वो अपने मनमानी करेगी, निरंकुश ढंग से शासन करेगी। लेकिन उसको रोकने के लिए विरोधी दल भी बहुत आवश्यक है। राजनीतिक दलों के द्वारा विरोधी दल के रूप में भी कार्य किया जाता है। सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना।
व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का भी कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि एक ही दल के द्वारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में हिस्सा लिया जाता है। नंबर 6, राजनीतिक चेतना का प्रसार। जैसा कि हमने अभी बात चर्चा की थी कि जनता उतनी जटिलता को नहीं समझ सकती है, इसलिए उसको राजनीतिक चेतना प्रदान करने के लिए उसको अपनी भाषा में चीज़ों को बताना, अपनी बात वहाँ तक पहुँचाना, अपनी नीतियों को वहाँ प्रचार करना और जनता को जागरूक करने का कार्य भी दलों के द्वारा प्रजातंत्र में किया जाता है। और 7वां है जनता और शासन के बीच में संबंध। जनता क्या सोच रही है वो सरकार तक पहुँचना, और सरकार कौन सी नीतियों को लागू कर रही है वो जनता तक पहुंचना। तो जनता और शासन इन दोनों के बीच में अगर संबंध स्थापित होता है तो उसमें राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। तो इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के द्वारा लोकमत का निर्माण करना, चुनाव का संचालन करना, सरकार का निर्माण करना, शासन सत्ता को मर्यादित करना, सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना, राजनीतिक चेतना का प्रसार करना और जनता और शासन के बीच में संबंध स्थापित करना होता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो राजनीतिक दल हैं, अगर उसका मूल्यांकन किया जाए, उनके गुण और दोषों को देखा जाए तो वो क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले उनके जो गुण हैं वो हम देखते हैं कि सबसे पहला उसका जो गुण है वो मानवीय स्वभाव के अनुकूल। देखिए, मानव स्वभाव अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे हम लोगों ने चर्चा की थी कि वो किसी भी समस्या के लिए अपने ढंग से उसका निदान सोचता है। तो इस प्रकार से अलग अलग विचारों के समूह बन जाते हैं। तो ये मानव स्वभाव है कि वो जो है वो अपने से मिलते जुलते गुणों के लोगों के साम्यता रखने वाले विचारों का एक दल बनाए, एक संगठन बनाए। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उनके द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। तो राजनीतिक दल इस पूरी प्रक्रिया में, जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शासन को दृढ़ता प्रदान करना। देखिए, जब निर्वाचन होता है तो जिसको बहुमत प्राप्त होता है वो शासन सत्ता का संचालन करता है। व्यवस्थापिका हो चाहे कार्यपालिका हो, दोनों ही जगह राजनीतिक दल जो होते हैं वो उनको दृढ़ता प्रदान करते हैं, क्योंकि उनका बहुमत होता है। नंबर 4, सार्वजनिक शिक्षा का प्रसार। हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि उसकी नीतियों को जनता समझे, जनता जाने, जिससे उनको अधिक से अधिक उसका फायदा मिले। इसके लिए उनके द्वारा प्रचार किया जाता है, प्रसार किया जाता है और जनता को शिक्षित करने का एक साधन वो बन जाते हैं। नंबर 5, शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण। जो भी बहुमत प्राप्त दल होता है वो शासन सत्ता का संचालन करता है, लेकिन वो निरंकुश ना हो जाए, इसके लिए विरोधी दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो लोकतंत्र में जो है वो शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण होता है। श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण। श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण कैसे होगा? व्यवस्थापिका में कानूनों का निर्माण होता है और कोई भी जब विधेयक पेश होता है तो उसकी वहाँ पर परीक्षण होता है, उसकी में बहस होती है। जो विरोधी दल होते हैं वो उस पर बराबर विरोध करते हैं और इस प्रकार से एक अच्छे कानून का निर्माण होता है। अगर विरोधी दल ना हो, विरोध ना हो, तो जो बहुमत है वो अपने हिसाब से कानूनों का निर्माण कर देगा, लेकिन विरोधी दलों के द्वारा विरोध करने पर एक अच्छे कानून का निर्माण होता है। शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय। जो शासन के विभिन्न अंग हों, चाहे व्यवस्थापिका हो चाहे कार्यपालिका हो, उन दोनों के मध्य में समन्वय स्थापित करने का कार्य भी प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके दोष क्या हैं। पहला दोष है लोकतंत्र के विकास में बाधक। अर्थात जब भी कोई व्यक्ति राजनीतिक दल का सदस्य बनता है तो उसकी जो व्यक्तिगत सोच होती है वो उसमें बाधा पहुंचती है, क्योंकि उसको राजनीतिक दल के अनुसार कार्य करना पड़ता है। राष्ट्रीय हितों की हानि। किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य होने के बाद व्यक्ति उस दल के बारे में सोचने लगता है, उस दल की नीति के बारे में सोचने लगता है। कभी कभी लोगों का मानना है कि उसके तुलना में राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा होने लगती है। तीसरा इसका जो दोष है वो है सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की उपेक्षा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी दल के सदस्य ना बन पाए और अपने योग्य होने के बाद भी वो शासन सत्ता तक ना पहुंच पाए, तो ये भी इसका एक दोष माना जाता है। चौथा है भ्रमात्मक राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। ये ठीक है कि राजनीतिक दलों के द्वारा जनता को शिक्षित किया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भ्रमात्मक राजनीतिक शिक्षा भी दलों के द्वारा दी जाती है, जिससे जनता में भ्रम पैदा होता है और सच्चाई से वो अवगत नहीं हो पाते हैं। सामान्य नैतिक स्तर में गिरावट। निर्वाचन के समय, चुनाव के समय एक दूसरे के लिए दोषारोपण करना, उन पर आक्षेप लगाना, जिससे सामान्य नैतिक स्तर में गिरावट आती है और जो जनता होती है उनमें मतभेदों को प्रोत्साहन मिलता है। निर्वाचन समाप्त होने के बाद भी लोगों के बीच में गुट बन जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं। अगला है 7वां है भ्रष्टाचार। दलों को निर्वाचन लड़ते समय धन की आवश्यकता होती है
और जो लोग उनको धन मुहैया कराते हैं, सत्ता प्राप्त करने के बाद वो अपने मनमाफिक काम कराने के लिए उन पर दबाव डालते हैं और एक भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति बढ़ती है। धन और समय का अपव्यय। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि श्रेष्ठ कानून का निर्माण, जब व्यवस्थापिका में किसी विधेयक को पेश किया जाता है तो वहाँ पर बहस होती है, विरोधी दल भी करते हैं और उसके बाद एक अच्छे कानून का निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी विरोध के लिए विरोध किया जाता है कि हमको विरोध करना ही है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो तब भी विरोध करना है। तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में जो समय होता है वहाँ का महत्वपूर्ण और जो धन जो व्यय हो रहा है उस समय, उस पर जो है उसका अपव्यय होता है। राजनीतिक दलों का केंद्रीकरण, अर्थात कभी कभी राजनीतिक दलों में कुछ व्यक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है, उन्हीं एक तरह से कहा जाए तो उन्हीं की चलती है और जो और लोग होते हैं वो वहाँ अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। तो एक ये भी दोष है कि राजनीतिक दलों में कभी कभी सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के अलेक्जेंडर पोप ने कहा था कि कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए बहुतों का पागलपन, अर्थात उन्होंने लोकतंत्र के लिए कहा था कि कुछ व्यक्तियों का तो लाभ होता है लेकिन इसमें बहुत व्यक्तियों का पागलपन शामिल होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दल प्रणाली जो है उसके गुण भी हैं और दोष भी हैं, लेकिन इसके बाद अगर हम इसका मूल्यांकन करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत महत्व है और अगर राजनीतिक दल ना हो तो प्रजातंत्र जो है उसमें तो प्रजातंत्र कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रतिनिधियों का चुनाव कराना, सरकार को संचालित करना, जनता को शिक्षा प्रदान करना आदि कार्यों का जो महत्व है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अभी हमने दलों का मूल्यांकन करते समय उसके गुणों दोषों पर चर्चा की थी। किसी भी दोष को दूर किया जा सकता है, तो जो दल पद्धति के जो दोष हैं उनको दूर कैसे किया जाएगा, इसके उपाय के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले जो भी दल का निर्माण हो वो किसी जात, धर्म, वर्ग को ध्यान में रखते हुए न किया जाए, बल्कि जो आर्थिक विचारधाराएं हैं या राजनीतिक विचारधाराएं हैं, विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं, उनके आधार पर दलों का निर्माण हो। नंबर 2, जब जनता शिक्षित होगी तभी वो दलों को अच्छी तरह से समझ सकेगी और उनको सहयोग कर सकेगी। इसलिए दलीय पद्धति को दूर करने के लिए जनता का शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 3, राजनीतिक दल को संचालित करने वाले नेताओं को अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ करके देश हित में, राष्ट्र हित में कार्य करना होगा। विरोधी दलों को उचित आदर, जो भी बहुमत दल है जो शासन को संचालित कर रहा है उसके द्वारा विरोधी दलों का उचित आदर किया जाना चाहिए। साथ साथ जो विरोधी दल हैं उनका भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि जो विरोध है वो विरोध के लिए ना हो, बल्कि विरोध जो है वो राष्ट्रहित में हो। नंबर 5, राजनीतिक दलों के द्वारा जो आचार संहिता होती है उसका पालन किया जाए और अगर दलों के द्वारा अनुचित कार्रवाई की जाती है तो उसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर नियम विनियम भी बनाए जाएं। तो इस प्रकार से जो दलीय पद्धति के दोषों पर हम लोगों ने चर्चा की थी वो काफ़ी हद तक दूर हो सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे जो राजनीतिक दल होते हैं उनके रूपों के बारे में। कई प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, जैसे एक दलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें एक दल होता है। कहीं कहीं तो संविधान में व्यवस्था होती है कि एक दल होगा, लेकिन कहीं कहीं पर जो एक दल होता है, बड़ा दल जो होता है, वो अन्य छोटे दलों को का दमन करके, उनको शक्तिपूर्ण दबा करके उनको उनके अस्तित्व को समाप्त कर देता है और वहाँ पर एक दलीय प्रणाली होती है। नंबर 2, द्विदलीय प्रणाली। ऐसे देश जहाँ पर 2 दल होते हैं सिर्फ, यहाँ पर भी वही व्यवस्था है कि कहीं संविधान की व्यवस्था हो सकती है कि 2 दल हों, लेकिन व्यवहार रूप में अगर देखा जाए तो वहाँ पर छोटे छोटे दल होते हैं और लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि वहाँ मुख्य रूप से 2 ही दल होते हैं। और नंबर 3, बहुदलीय प्रणाली, अर्थात वहाँ पर बहुत सारे दल होते हैं और उन दलों के द्वारा जो है वो शासन प्रक्रिया में भाग लिया जाता है। अगर इसका उदाहरण दिया जाए तो आप ये देखिए कि जैसे साम्यवादी देश जो हैं वहाँ पर आपको एक ही दल दिखाई पड़ेगा। 2 दल, जैसे कि आपने देखा कि इंग्लैंड हुआ या संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, यहाँ पर 2 दल हैं। बहुदलीय प्रणाली जैसे भारत, फ्रांस आदि में बहुदलीय प्रणाली है और यहाँ पर कई दल जो है शासन सत्ता में भाग लेते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो ये द्विदलीय प्रणाली है और बहुदलीय प्रणाली है, इसके क्या गुण और क्या दोष हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि जो द्विदलीय प्रणाली है इसके गुण क्या हैं और इसके दोष क्या हैं। द्विदलीय प्रणाली के लाभ तक हम लोग देखें
तो लास्की, हरमन फाइनर और ब्राइस आदि इसके समर्थक हैं। और जो दो दल की प्रणाली होती है वहाँ पर वास्तविक जो प्रतिनिधि सरकार है उसकी स्थापना होती है, वास्तविक सरकार की स्थापना, क्योंकि वहाँ पर स्पष्ट बहुमत मिलता है। सरकार का निर्माण सरल होता है, क्योंकि जब चुनाव होता है तो दो ही दल होते हैं, एक दल को बहुमत और एक को अल्पमत मिलता है, तो सरकार बनाने की वहाँ पर निर्माण की प्रक्रिया सरल होती है। शासन में स्थायित्व होता है, क्योंकि एक ही दल का बहुमत होता है। संवैधानिक गतिरोध की आशंका नहीं होती है। मिलजुल करके बनाना, गठजोड़ करके बनाना, कई दल मिल करके सरकार को बनाना, तो विभिन्न प्रकार के संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होते हैं। लेकिन द्विदलीय प्रणाली में इस प्रकार की कोई आशंका नहीं होती है। शासन में एकता होती है, क्योंकि एक ही दल का बहुमत होता है, और विरोधी दल जो है वो संगठित होता है, क्योंकि एक सत्ता पक्ष और एक विरोधी पक्ष, दो ही दल वहां पर है, तो जो विरोधी दल होता है वो संगठित होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्विदलीय प्रणाली जो है वो एक बहुत ही लाभप्रद प्रणाली है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके दोष क्या होते हैं। द्विदल पद्धति के अगर हम दोष देखें तो इसका सबसे बड़ा दोष क्या होता है कि इसमें मतदान की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। अर्थात हर व्यक्ति के पास दो विकल्प हैं, क्योंकि वहां दो दल हैं। अगर इसके अलावा भी कोई व्यक्ति सोचता है तो वहां पर उसकी जो स्वतंत्रता है वो सीमित हो जाती है, क्योंकि उसके पास और अधिक सोचने के लिए अब कोई भी दल नहीं है। राष्ट्र का विभाजन हो जाता है, क्योंकि दो ही दल हैं, तो दो प्रकार राष्ट्र जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है, एक विचारधारा और दूसरी विचारधारा। इसके अलावा जो तीसरी विचारधारा या और अन्य विचारधारा हैं उनका वहां पे कोई स्थान नहीं होता है। जो बहुमत दल होता है उसकी निरंकुशता हो जाती है, और हमेशा वो अल्पमत के ऊपर निरंकुश दबाव डालता है। अनावश्यक का विरोध, अनावश्यक का विरोध मतलब है कि जो विरोधी दल होता है वो उसका काम ही विरोध करना होता है, तो वो हर सही चीज पे भी विरोध करने की प्रक्रिया को अपनाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि द्विदलीय पद्धति के भी कुछ दोष हैं, और इन दोषों के आधार पर व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो सीमित हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे जो बहुदलीय पद्धति है उसके क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। अब हम लोग देखेंगे जो बहुदलीय प्रणाली है, जहां पर शासन प्रक्रिया में बहुत सारे दल मिलकर भाग लेते हैं, जैसे कि भारत में। और जब बहुत सारे दल मिलके शासन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो वहां पे मिले जुले दलों की सरकार बनती है। बहुत ही कम अवसर ऐसा होता है जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिले। तो इसके जो लाभ हैं, अगर इस पर हम चर्चा करें तो इसका जो लाभ है वो पहला लाभ है कि मतदाताओं को अधिक स्वतंत्रता होती है। जब दो दल होते हैं तो उनको उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, क्योंकि उनको उन्हीं दो दलों में से किसी एक को चुनना होता है। लेकिन जब बहुत सारे दल होते हैं तो उनको ये स्वतंत्रता होती है कि वो किस दल को चुने। मंत्रिमंडल की स्थिति तानाशाही वाली नहीं होती, क्योंकि मिलीजुली सरकार जब होती है तो जो मंत्रिमंडल होता है वो अपनी तानाशाही स्थापित नहीं कर पाता है, क्योंकि जो दूसरे दल के लोग होते हैं वो उसकी तानाशाही पर बराबर अंकुश लगाए रहते हैं। सभी प्रकार की विचारधाराओं को प्रतिनिधित्व, जितनी विचारधाराएं हैं किसी न किसी दल के रूप में उनको अपना प्रतिनिधित्व मिल जाता है। और पूरा राष्ट्र जो है वो दो विरोधी गुटों में नहीं बढ़ता है, बल्कि वो अलग अलग दलों के रूप में अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व बनाए रखने का अवसर प्राप्त होता है। जो व्यक्ति की सोच है, अलग अलग विचार हैं, अगर उसको किसी राजनीतिक दल का को सदस्य बनने का अवसर नहीं मिलेगा तो उसका व्यक्तित्व जो है वो रुक जाएगा। तो इसको व्यक्तित्व को बनाए रखने का अवसर जो है वो बहुदलीय प्रणाली में प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ इसकी कुछ नुकसान भी है, हानियां भी हैं। आइए उसको भी चर्चा कर लेते हैं। शासन में अस्थिरता, क्योंकि विभिन्न दल मिल के सरकार बनाते हैं तो वो सरकार जो है वो अस्थिर होती है, क्योंकि उनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं, और उन स्वार्थों के आधार पर जब उनकी स्वार्थ पूर्ति नहीं होती है तो वो सरकार से हटते हैं, और सरकार जो है वो लंबे समय तक नहीं चल पाती है। जो सरकार की नीतियां हैं वो अनिश्चित हो जाती है, क्योंकि उसको नहीं पता होता है कितनी लंबी सरकार चलनी है। कार्यपालिका की स्थिति जो है वो निर्बल होती है। द्विदलीय पद्धति में जहां पर कार्यपालिका मजबूत स्थिति में होती है, वहीं पर बहुदलीय प्रणाली में कार्यपालिका की स्थिति निर्बल होती है, कार्यपालिका की स्थिति निर्बल हो जाती है। स्वार्थी नीतियों का प्रभुत्व, जनता जो है वो मत देती है कि हमारे विचार के दल सरकार बनाएंगे, लेकिन जब मिलीजुली सरकार बनती है तो वहां पर स्वार्थी नीतियां आ जाती हैं। जो जनता के विचार होते हैं, जनता की जो इच्छा होती है वो पूरी रूप से परिणत नहीं हो पाती है। कुछ स्वार्थी लोग जो हैं वो गठजोड़ करके सरकार को बना लेते हैं। सरकार की कार्यकुशलता में भी कमी आती है, क्योंकि कोई ठोस नीति जो है उसको लागू करने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे दलों के प्रतिनिधि रोक लगाते हैं अपनी स्वार्थ को पूरा करने के लिए, इसलिए उसकी कार्यकुशलता में भी कमी आ जाती है। दीर्घकालीन नियोजन नहीं, क्योंकि सरकार जो है कोई भी दीर्घकालीन नियोजन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको उसकी सरकार में अस्थिरता होती है। स्थिरता की कमी के कारण कोई भी दीर्घकालीन नियोजन नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से आपने शासन के विभिन्न रूपों और उनके गुण दोषों को जाना। अब हम लोग संक्षेप में एक निगाह डालेंगे कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। आइए देखते हैं। संक्षेप में राजनीतिक दलों के बारे में अगर हम देखें तो प्रजातंत्र के लिए इनका बहुत महत्व है। जैसा कि हमने चर्चा भी किया था कि प्रजातंत्र में जनता प्रतिनिधियों के द्वारा शासन संचालन में भाग लेती है।
तो ऐसे में राजनीतिक दल जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि निर्वाचन प्रक्रिया में उनके द्वारा भाग लिया जाता है और सरकार का निर्माण किया जाता है। दलों का अगर तत्व देखें तो इसके लिए जरूरी है कि एक संगठन हो, वो भी कुछ सिद्धांतों पर आधारित हो, संवैधानिक प्रक्रिया में उसका विश्वास हो और शासन करने की इच्छा हो। ऐसा कोई संगठन जिसकी शासन करने की इच्छा ना हो, संविधान विश्वास ना हो, सिद्धांत उसके कोई ना हो, संगठन हो, तो वो राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता है। अगर आधारों पे हम चर्चा करें तो मानव स्वभाव ही ऐसा है कि उसमें तर्क करने की क्षमता है, अलग अलग विचार करने की क्षमता है। एक ही समस्या के लिए अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग उसके रास्ते हैं, तो इस पर मानव स्वभाव जो है वो अलग अलग है। तो इसी आधार पर राजनीतिक दलों का भी अस्तित्व होता है और जिस वातावरण में व्यक्ति जन्म लेता है उस वातावरण का भी असर जो है वो किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य बनने के लिए आवश्यक होता है। प्रजातंत्र में अगर हम देखें लोकतंत्र के बारे में, तो लोकमत का निर्माण करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और साथ साथ चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना, सरकार का निर्माण करना और विरोधी दल के रूप में सरकार को मर्यादित ढंग से नियंत्रण में रखना। दल प्रणाली का मूल्यांकन अगर करें तो इसके जो गुण हैं वो मानवीय स्वभाव के अनुकूल होता है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। दोष पे चर्चा करें तो कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो दल के स्वार्थ को ऊपर रखता है और उसमें राष्ट्रहित कहीं ना कहीं राष्ट्रहित जो है वो नीचे हो जाता है। तो अगर उसके जो दोष हम देखें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके दोषों को दूर ना किया जा सके। दोषों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि स्वार्थ की भावना से ऊपर उठना पड़ेगा और संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास रखना होगा। इसके जो रूप हैं वो एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय हो सकते हैं। अभी हम लोगों ने चर्चा की कि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर एक दल और कहीं पर दो दल और कहीं पर बहुदल की सरकार है। इनके अलग अलग जो है वो लाभ और हानि है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं वो प्रजातंत्रीय प्रणाली के लिए बहुत ही आवश्यक है और आज विश्व के विभिन्न देशों में लोकतंत्र बहुत पॉपुलर है, बहुत लोकप्रिय है। तो ऐसे में राजनीतिक दलों का बहुत महत्वपूर्ण है। बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए जो पॉलिटिकल साइंस के हैं या फिर यूपीपीएससी के जो मेन एग्जाम्स में भाग लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए राजनीतिक दल का अध्याय एक महत्वपूर्ण अध्याय है और आशा है कि ये वीडियो जो है वो उनके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।